क्लास 11th आज से हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आर्ट ग्रुप के जो भी विद्यार्थी हों जिन्होंने भी विषय का चयन किया है वो निश्चित रूप से ऐसी हम आशा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेंगे और लिए होंगे। तो आपको सामान्य परिचय आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राजनीति विज्ञान के बारे में हम कराएंगे। प्रत्येक समूह में जैसे कि आप यदि साइंस ग्रुप के होते तो आप उसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं प्रमुख विषय के रूप में। दो भाषाएं हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप आर्ट ग्रुप में किन्हीं भी 3 विषयों का आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो भी विषय समूह को आप चयन करेंगे वो भविष्य के हित में ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार के विषयों का चयन करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस आज के समय में बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही प्रमुख, हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही आपको चूँकि आर्ट सब्जेक्ट लेने का जो आपका एम होगा, उद्देश्य होगा, उसकी लक्ष्य की प्राप्त करने में आपको सहायक होगा। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। पॉलिटिकल साइंस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल और साइंस। इसको हम हिंदी में कहेंगे राजनीति और इसको कहेंगे विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो इंग्लिश भाषा का पर्याय है। जो राजनीति है शब्द वो इंग्लिश लैंग्वेज की, अंग्रेजी भाषा की पॉलिटिकल से बना है। राजनीति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल से बना है और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु जो यूनान के एक विचारक हैं, उन्होंने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने राजनीति को एक मास्टर साइंस माना। उन्होंने राजनीति को मास्टर साइंस माना। अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस माना और अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा। यह पॉलिटिक्स शब्द कहां से आया, इस पर विचार करते हैं। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द जो है वो यूनानी भाषा के पोलिस यह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से आया। पॉलिटिक्स शब्द जो है वो यूनानी भाषा के, अब ध्यान दें, यूनानी जो यूनान की भाषा थी, यूनान एक प्रांत था, वहां की भाषा थी, तो यूनानी भाषा के, यूनानी लैंग्वेज के
पोलिस शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य, इसको आप कह सकते हैं सिटी स्टेट। जिसको आप कह सकते हैं सिटी स्टेट। तो आप समझे कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो कहां से हुई। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल से बना है। पॉलिटिकल शब्द का प्रयोग अर्थात राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनान के विचारक अरस्तु ने किया था। उन्होंने राजनीति को मास्टर साइंस के रूप में समझा और अपनी पुस्तक का नाम, जिन्होंने राजनीति के विषय में एक पुस्तक लिखे, उसका नाम इन्होंने पॉलिटिक्स रखा। इस पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? वह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। इन नगर राज्य अर्थात यूनान में जो नगर राज्य होते थे, यूनान में जो सिटी स्टेट होते थे, वो अपने आप में सॉवरेन थे, संप्रभु थे। यूनान में हर एक राज्य अपने आप में स्वतंत्र रूप में होता था। जैसे भारत में राज्य जो है वो केंद्र के अधीन है। एक राज्य, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक ये केंद्र हो गया और केंद्र के अंदर ही कई सारे राज्य हो गए, अर्थात एक यूनियन में कई सारे सब यूनियन बन जाते हैं। लेकिन भारत में एक राज्य दूसरे राज्य से अलग नहीं, जो राज्य है भारत में वो अपने केंद्र से अलग नहीं है, अर्थात राज्य जो है वो केंद्र के संगठन में बंधा हुआ है। लेकिन यूनान में ऐसा नहीं था। यूनान में जो नगर राज्य थे, जो सिटी स्टेट थे, वो क्या थे? अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में थे। फिर नगर राज्य के स्थान पर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, नगर राज्य राष्ट्रीय राज्यों का, जैसे भारत में है वैसे ही राष्ट्रीय राज्यों का अंग हो गए और इन्हीं राज्यों से संबंधित विषयों का अध्ययन जो किया जाता है वो राजनीति शास्त्र में किया जाता है। इन्हीं नगर राज्य से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी स्थितियां, जो भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उससे संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो सब कुछ राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीति शास्त्र आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और विज्ञान। राजनीति का अर्थ है राज्यों के संबंध में जो भी अध्ययन किया जाए वो, और साइंस का मतलब है एक विशेष ज्ञान, अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम राज्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का और क्या क्या इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा हम आगे बता रहे हैं। तो इन राज्यों से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाएगा, राजनीति से संबंधित विषयों पर जो भी अध्ययन किया जाएगा वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। अर्थात सीधे एक शॉर्टकट में समझें इसको, एक दूसरे शब्दों में तो ये कह सकते हैं कि राजनीति से संबंधित विषयों पर जो भी हम विशिष्ट अध्ययन की एक प्रणाली को निरूपित करेंगे वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। अर्थात पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में हम नगर राज्य से संबंधित नहीं बल्कि राज्यों से ही संबंधित, समस्त प्रकार के राज्यों से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी संबंधित विषय हैं, उसका हम अध्ययन यहाँ करते हैं। ठीक है, इसके संबंध में कई प्रकार के, अब राजनीति में अध्ययन तो करें, किसका अध्ययन करें? ये बात सामने आई।
राजनीति में अध्ययन करें तो किसका अध्ययन करें? इसके संबंध में विभिन्न रूप से, अभी हमने कहा राज्यों से संबंधित अध्ययन करेंगे, तो इसके संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले अध्ययन की श्रेणी में देखते हैं कि राजनीति जो विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में राज्यों का या राज्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। इस मान्यता को मानने वाले लोगों ने यह व्यक्त किया, यह विचार दिया कि जो राज्य है वो क्या है, राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसका मूर्त रूप क्या है, अर्थात वहां की जनता, वहां की परिस्थितियां और वहां की भूमि, वहां के निवासी क्या हैं, हर राज्य की अपनी क्या समस्या है, राज्य के क्या अपने उद्देश्य हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ऐसा उन्होंने कहा जिन्होंने यह मत व्यक्त किया कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करें। तो राजनीति विज्ञान में राज्य के अध्ययन के रूप में इस चीज को प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है कि राज्य का स्वरूप क्या है, अर्थात राज्य कैसा होगा, राज्य का उद्देश्य क्या है, अर्थात जो राज्य होगा उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे। फिर तीसरी चीज हम ध्यान दें कि राज्य की समस्याएं क्या हैं, और चौथी चीज हम ध्यान देंगे कि राज्य का मूर्त रूप, अर्थात जो हमें दिखाई देता है वो भूमि और निवासियों के रूप में हमें दिखाई देता है, तो राज्य का मूर्त रूप क्या है। इसके अंतर्गत भूमि और निवासियों को हम सम्मिलित करेंगे। ध्यान, तो जिन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करना चाहिए, उन्होंने इन चार चीजों को प्रमुख रूप से महत्व दिया। कहा कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करेंगे। राज्य के उद्देश्य क्या होंगे, इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। राज्य की समस्याएं क्या होंगी, इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करेंगे। और राज्य का मूर्त रूप क्या है, इसका अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। इस मान्यता को मानने वाले प्रमुख रूप से प्लेटो और अरस्तु, प्लूटो और अरस्तु जैसे विद्वान थे। प्लूटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने यह माना कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने जो राजनीति से संबंधित पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी पॉलिटिक्स। पूछा जाता है, पेपर में भी आपके पूछा जा सकता है और कंपटीशन के पेपर में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो पॉलिटिक्स आप ध्यान रखें। तो ऐसा मत व्यक्त किया इन्होंने कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। इस मान्यता के आगे जैसे विकास की श्रेणी होती है, इस श्रेणी को मानने वाले अरस्तु और प्लेटो थे। उसके आगे
यह माना गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन। कुछ विद्वानों की मान्यता रही कि राजनीति विज्ञान में सरकार का नहीं बल्कि माफ कीजिएगा, राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका तर्क था, इनका पहला तर्क यह था, क्यों सरकार का अध्ययन करना चाहिए? इनका पहला तर्क यह था कि सरकार जो है वो मनुष्यों का एक संगठन है। सरकार जो है वो मनुष्यों का एक संगठन है और उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति जो होती है वो सरकार के द्वारा ही होती है। अर्थात मनुष्य जब संगठनात्मक रूप से एक जगह एकत्रित होकर अपने सरकार का निर्माण करता है तो उसकी अभिव्यक्ति जो होती है उस सरकार के माध्यम से होती है। उसके क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति जो होगी वो सरकार के माध्यम से होगी। जो भी मनुष्य को चाहिए या जो भी बताना चाहता है, जो भी कहना चाहता है, वो अपनी सारी बातें सरकार के माध्यम से कहेगा। तो इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन करना चाहिए, राज्य का नहीं। क्योंकि सरकार जो है वो किसका है? अभी हम देखे थे, सरकार राज्य के मूर्त रूप का अध्ययन करता है जिसमें भूमि और नागरिक शामिल थे, निवासी शामिल थे। तो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का सरकार, विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य हैं, उनका एक संगठन ही सरकार है और मनुष्यों का संगठन ही सरकार है और उनकी अभिव्यक्ति भी किसके माध्यम से होती है? सरकार के माध्यम से होती है। जो भी बातें कहना चाहेंगे उसकी अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा ही होती है, इसलिए सरकार का अध्ययन करना चाहिए। तो पहली चीज इन्होंने कहा कि सरकार जो है, सरकार व्यक्ति का विशेष संगठन है। इसलिए हमें सरकार का अध्ययन करना चाहिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि सरकार क्या है? एक व्यक्ति का विशेष संगठन है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि यह संगठन जो है तो राज्य अमूर्त रूप में, राज्य अमूर्त रूप में है, अर्थात राज्य दिखता नहीं है, उसे मूर्त रूप में परिवर्तित कौन करता है? अर्थात भौतिकता जो प्रदान करता है। चूंकि ये व्यक्ति का संगठन हो गया इसलिए राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त रूप में। अर्थात जो भौतिक रूप प्रदान करता है वो कौन करता है? राज्य। तो सरकार का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि राज तो दिखाई नहीं देता और सरकार दिखाई देता है, इसलिए सरकार का अध्ययन हमें करना चाहिए। तीसरा तर्क दिया इन्होंने कि सरकार जो है वो संप्रभुता का प्रयोग करता है। सरकार जो है वो संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी का प्रयोग करता है। सरकार संप्रभुता का प्रयोग करता है। और चौथी चीज कि राज्य के जो उद्देश्य हैं वो सरकार द्वारा ही परिणित किए जा सकते हैं।
राज्य के जो उद्देश्य हैं वो सरकार द्वारा ही प्रणीत किए जा सके। हमने देखा था कि पहले भाग में कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, तो राज्य के अंतर्गत उसके क्या स्वरूप होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, क्या समस्याएं होंगी, इन चीजों का अध्ययन किया जाएगा। अब दूसरे विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो सरकार का अध्ययन करने के लिए बताया गया, तर्क दिया उन्होंने कि सरकार एक व्यक्ति विशेष का संगठन होता है और उसके माध्यम से ही इसके क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति होती है। क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से ही होती है। दूसरा चीज कहा कि राज्य अमूर्त है, राज्य दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका अध्ययन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमें सरकार का अध्ययन करना चाहिए। फिर तीसरी चीज कहा कि सरकार संप्रभुता का प्रयोग करता है, अर्थात सरकार ही है वो जो परम शक्ति का प्रयोग करता है और उस शक्ति के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के निर्णयों को देता है। फिर चौथी चीज कहा कि राज्य के उद्देश्य जो हैं, जिस लिए उद्देश्य बनाया गया है, राज्य स्वतः अपना कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकता, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन मतों को मानने वाले विद्वान सीले महोदय थे। सीले महोदय जैसे विद्वानों ने यह माना कि राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं अपितु सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। विकास की और अवस्थाओं में राजनीति विज्ञान का जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया, विद्वानों के मत और भी परिवर्तित होते गए। कई विद्वान इस मत को भी नकार दिए कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया। उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार और राज्य, अर्थात राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने कहा राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उसके लिए ऐसे मत दिए गए कि राज्य अमूर्त है तो सरकार तो ही इसे भौतिक रूप प्रदान करता है, अर्थात बिना दोनों के, बिना राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान संपूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम ऐसे अलग अलग रूपों में नहीं कर सकते। कहा गया कि राज्य की अमूर्तता को, जो कि दिखाई नहीं देता, सरकार भौतिक रूप प्रदान करती है। इसलिए हमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो संप्रभुता है उसका प्रयोग तो सरकार करती है, लेकिन सरकार इस संप्रभुता को धारित नहीं करती, बल्कि संप्रभुता को राज्य धारित करता है। तो राज्य संप्रभुता को धारित करता है। और सरकार इसका प्रयोग करती है।
राज्य जो है वो संप्रभुता को धारित करता है और सरकार इसका प्रयोग करती है। तो विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के विद्वानों में डिमाक और गिलक्रिस्ट जैसे विद्वान थे। ये नाम आपको याद रखने चाहिए। डिमाक और गिलक्रिस्ट जैसे विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य यदि अमूर्त है, अर्थात राज्य यदि दिखाई नहीं देता, तो उसको भौतिक रूप सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है। अर्थात राज्य क्या है उसको सरकार ही बताती है और उसकी उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। इसलिए राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा तर्क उन्होंने व्यक्त किया कि राज्य संप्रभुता को तो धारित करता है, लेकिन स्वतः इसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसका प्रयोग सरकार करती है और सरकार इस संप्रभुता का प्रयोग करती है। इस चीज का अध्ययन कैसे करती है, इसी चीज का अध्ययन हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना होता है। तो हमने अभी तक 3 चीजें प्रमुख रूप से देखी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब राजनीति विज्ञान हम पढ़ेंगे तो उसमें हम किस चीज को पढ़ेंगे। 3 चीजों को देखा कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की मान्यताओं के अतिरिक्त एक नवीन मान्यता ने जन्म लिया और कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार नहीं बल्कि मानव का अध्ययन करता है। यदि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन नहीं किया जाता है तो वह उद्देश्य विहीन और औचित्य विहीन होगा। अर्थात राजनीति विज्ञान के पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं विद्वान कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा कि जो अभी तक आपने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, उन मान्यताओं में पूर्णतः मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। अर्थात यह माना गया है कि मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो लास्की एक विद्वान है, लास्की महोदय ने प्रमुख रूप से इसको माना कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। बिना मानव के राज्य या सरकार दोनों के ही उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। तो पहला तर्क इन्होंने दिया कि उपरोक्त में क्या गलती की गई थी कि मानव तत्व की उपेक्षा थी। तो मानव कहा कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मानव तत्व की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो उपरोक्त विद्वानों ने यह माना कि राज्य सरकार या राज्य सरकार दोनों की, राज्य की, सरकार की या राज्य सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, उन्होंने मानव तत्व की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। जबकि किसी भी राजनीति में मानव तत्व का होना परम आवश्यक और अनिवार्य है। दूसरा उन्होंने तर्क व्यक्त किया कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के संभव नहीं है।
राज्य या सरकार का जो उद्देश्य है बिना मानव के पूर्ण नहीं हो सकता। तो राज्य या सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लास्की महोदय जैसे विद्वानों ने कहा कि राज्य सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति मानव द्वारा ही संभव हो सकती है, इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण ही, राज्य या सरकार का निर्माण ही मानव के हित के लिए हुआ। यदि मानव के हित के लिए इसका निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? राज्य निरंकुश हो जाएगा। इसके अंतर्गत संगठित राजनीतिक समाज में मानव की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। संगठित राजनीतिक समाज में मानव की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जो राजनीतिक समाज है, ये एक मानव का एक संगठित रूप है, तो इसमें मानव की क्या स्थिति है, उसकी क्या भूमिका है, इस चीजों का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर उस व्यक्ति के जो स्थितियां हैं, उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है, इसमें क्या संयोजन है, इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात मानव के कर्तव्य व अधिकारों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मानव की स्थिति क्या है, इसका तो अध्ययन कर लिए। इन स्थितियों की जानकारी के लिए मानव के कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और उन दोनों में कितना समन्वय है, कैसा संबंध है, इन चीजों का अध्ययन भी इसमें किया जाना चाहिए। फिर यदि है तो मानव के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं, अर्थात विभिन्न समुदायों या वर्गों के लिए। सरकार की नीतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन क्यों करना चाहिए और क्यों आवश्यक है, इसके लिए लास्की महोदय जैसे विद्वानों ने बताया कि भले ही राज्य अमूर्त है,
लेकिन उसको मूर्तता प्रदान करता है, भौतिक रूप हमें सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। और सरकार जो है एक संगठनात्मक रूप में होता है, संगठन की इकाई है जो मानव से निर्मित है। अतः हमें मानव की उपेक्षा न करते हुए हमें मानव के विषय में अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना चाहिए। राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन करेंगे तभी राज्य और सरकार दोनों की उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इन्हीं की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मानव हित के कल्याण के लिए ही राज्य और सरकार की स्थापना है। फिर संगठित राजनीतिक समाज में मानव की क्या भूमिका है, उसके क्या आदर्श हैं, उसकी क्या स्थिति है, इस चीज की जानकारी के लिए हमें मानव का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यदि उनकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी के लिए मानव के क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या अधिकार हैं, दोनों में कितना समन्वय है, कितना कोऑर्डिनेशन है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार मानव के लिए कौन कौन से नीतियां या कौन कौन से निर्णय बना रही है, दे रही है, उनके कल्याण, उनके हित के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है, इसके लिए ही हमें मानव का अध्ययन करना चाहिए। ये पूर्व में जो विद्वान थे उनका ऐसा मानना था कि मानव हित को ध्यान में रखते हुए हमें मानव का अध्ययन करना चाहिए। जो पूर्व के विद्वान हैं उन्होंने ऐसा समझा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें इन चीजों का अध्ययन परम आवश्यक है। ये पूर्व की विचारधाराएं या इन्हें शास्त्रीय विचारधारा भी कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत रखी गई। आधुनिक विचारधारा में यह ध्यान दिया गया कि अब राजनीति विज्ञान में मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाना चाहिए या शक्ति का अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान में राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान माफ कीजिएगा राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के सबसे जो विचार आए उनमें सबसे प्रमुख विचार था कि राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले जिन्होंने यह माना कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लें क्योंकि उसी से संबंधित है। विभिन्न विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। इसके लिए कैटलिन महोदय ने विचार व्यक्त किया और शक्ति का अध्ययन किया जाता है, इसका आधार इन्होंने मनोवैज्ञानिक रखा। इसका आधार इन्होंने मनोविज्ञान को रखा और इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है और इस शक्ति का जो मूल स्रोत है वो मानव की इच्छा है। कैटलिन महोदय ने कहा कि मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन पर हमें बल देना चाहिए और राजनीति को प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए, सत्ता को पाने के लिए और उस पर नियंत्रण करने के लिए एक संघर्ष होता रहता है, इसलिए राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है।
कैटलिन महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन तो आप करिए, लेकिन मानव में जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा है उसका अध्ययन करिए, क्योंकि राजनीति को अर्थात सत्ता को पाने के लिए और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, सत्ता को पाने के लिए और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष होता रहता है। इसलिए इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सत्ता और नियंत्रण का एक संघर्ष है। कैटलिन महोदय का विचार मानव की शक्ति के रूप में अध्ययन करने के लिए कहा, क्योंकि सत्ता और नियंत्रण को पाने के लिए ही संघर्ष होता है और इस संघर्ष शक्ति का ही हमें अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना चाहिए। इस आधार को मानते हुए विद्वानों ने आगे मत व्यक्त किया कि राजनीति विज्ञान में शक्ति के स्थान पर हमें राज व्यवस्था का, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। राजनीति विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो हम महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि राजनीति आई कहां से। हमने अभी देखा कि नगर राज्यों की जो स्थापना हुई थी उससे संबंधित समस्याओं की, उससे संबंधित जो भी बातें थी उसको पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में अरस्तु ने अपने लिखा था और उसी से, वहीं से इस चीज की जानकारी के लिए कि राज्य की समस्याएं क्या हैं, क्या राज्य में होना चाहिए, क्या राज्य में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार उनका मत था। क्योंकि राज्य का अध्ययन करना है, इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था के रूप में इसे जानने का प्रयास किया। इसका जो आधार है कि राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था का अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका आधार जो है वो समाजशास्त्रीय है। राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा मत व्यक्त करने वाले विद्वानों ने माना कि इसका जो आधार है राज व्यवस्था का वो समाजशास्त्री है। अर्थात हम जिस स्थिति में रह रहे हैं वो एक समाज की स्थिति है, सामाजिक स्थिति है। अरस्तु ने भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है और समाज द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते राज व्यवस्था का अध्ययन समाज शास्त्री आधार लेता हुआ बताता है कि प्रत्येक समाज में एक व्यवस्था होती है, प्रत्येक समाज में एक व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था का एक निश्चित क्रम होता है। इस समाज की व्यवस्था के लिए जो उपव्यवस्था की गई है वह राज व्यवस्था है। तो राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। इस मत को मानने वाले विद्वानों ने कहा कि इसका आधार समाज शास्त्र है, क्योंकि समाज एक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक उपव्यवस्था दी गई है। उपव्यवस्था के अंतर्गत हम राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राज व्यवस्था में क्रियाशील संरचनाएं होती हैं, इसके अंतर्गत संविधान हो गया, आपके राजनीतिक पार्टियां हो गई, सरकार के अंग हो गए, दबाव समूह हो गया, लोकमत हो गया, निर्वाचन हो गया। इस प्रकार से संबंधित जो भी आपके इस सिलेबस में है, ये भी आपके सारे सिलेबस में पढ़ेंगे हम सब। मानव व्यवहार, इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो राज व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं
इसके द्वारा ही हम इसी चीज का, राज व्यवस्था की संरचनाओं का ही अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। ये बॉडी है, राज व्यवस्था एक शरीर है और उसके एक अंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह, निर्वाचन, मानव व्यवहार, इत्यादि का अध्ययन हम राज व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। इन सब के माध्यम से ही हम राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अतः विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और इस व्यवस्था में राजनीतिक प्रक्रिया क्या है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी संरचना तथा उसके समूह, इसकी संरचना क्या है, उसका समूह क्या है और उन सब समूहों में आपस में क्या संबंध है, इन चीजों का अध्ययन हम राज व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं कि इस राज व्यवस्था की क्या प्रक्रिया है, इस राज व्यवस्था में क्या राजनीतिक प्रक्रिया है, फिर इस राज व्यवस्था की कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या क्या संबंध हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में राज व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। राजनीति जो शब्द है वो अपने अंदर 3 तत्वों को समाहित करके रखता है: राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक शब्द। इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आशा करते हैं कि आज के टॉपिक में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है, कौन कौन सी दृष्टिकोण से और क्या क्या आपको अध्ययन करना चाहिए, इससे संबंधित आज की कक्षा थी। आपकी सिलेबस में 2 पार्ट में यूनिट विभक्त की गई हैं। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक पॉलिटिकल थ्योरी। पहले खंड में हम भारत का संविधान पढ़ेंगे और दूसरे खंड में हम राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार की राज व्यवस्था अभी हमने आपको बताई उसका अध्ययन करेंगे और राजनीतिक सिद्धांत में जो राजनीति के अपने मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम निरंतर सिलेबस के अंतर्गत करते रहेंगे।